आज का टॉपिक हमारा नक्सलिज्म पर रहेगा, है ना। और इसके बाद हम आतंकवाद वाले टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। तो आज पंकज नए हैं क्लास में, तो एक बार फिर से निबंध कैसे लिखा जाता है 2 मिनट इस पर चर्चा करके फिर इस विषय को शुरू करेंगे, हैं। तो हमने देखा है निबंध लिखने के लिए हमने हमेशा सबसे पहले एक प्रस्तावना चुनी है। प्रस्तावना के हमने कई तरीके देखे हैं। एक तरीका हमने ये देखा है कि हम किसी का स्टेटमेंट ले लें, जैसा कि आपके इस स्लाइड में दिख रहा होगा। स्लाइड दिख रही सभी लोगों को इस वर्ड फाइल में? यस सर। ठीक है। तो हमारे पास एक अच्छे कवि हैं धूमिल, उनका एक स्टेटमेंट है और अच्छा स्टेटमेंट है। जरूर नहीं कि आप इसे एज इट इज लिखें, इस पूरे सेंटेंस को आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना। या फिर हमने उसके बाद एक दृश्य बनाया है। दृश्य मैंने किसी पेपर की कटिंग से लिया है, ये वाला, है ना। तो उसके बाद हम प्रस्तावना बना लेंगे। प्रस्तावना के बाद फिर हम इसका अर्थ समझेंगे कि नक्सलवाद क्या है। इतिहास की शुरुआत करेंगे तीसरे पैराग्राफ में। हिस्ट्री दिखाएंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। क्योंकि बहुत प्राचीन इतिहास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके कई चरण रहे हैं, तो उन चरणों पर चर्चा करेंगे। चरणों को जानने के बाद इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, उनको भी देखेंगे, क्योंकि हर चरण में प्रकृति या नेचर अलग अलग दिखाई दे रही है, वो देखेंगे। उसके बाद फिर इसके कारणों पर चर्चा होगी। फिर इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये देखना पड़ेगा। इससे फिर खतरे क्या क्या हैं हमें वो भी देखने हैं। सरकारों ने रोकने के लिए अभी तक क्या काम किया है वो भी देखना है, सरकारी प्रयास। ठीक है। और अंत में सुझाव देते हुए हमें इस पर चर्चा करनी है। तो आप सब लोगों ने हेडिंग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो फिर से लिखें। प्रस्तावना, अर्थ, इतिहास। प्रस्तावना, अर्थ, इतिहास, विकास कैसे हुआ है, चरण क्या क्या रहे हैं, कारण, प्रकृति, नेचर। प्रकृति के बाद इसका विस्तार कैसे हुआ, कहाँ कहाँ विस्तार है। ठीक है। अभी तक सरकार ने क्या उपाय किए हैं और क्या सुझाव हम दे सकते हैं इसको लेकर, है ना। ठीक है। तो ये लगभग लंबा टॉपिक जाएगा, 8 से 9 या 10 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, तो थोड़ा शब्द सीमा यहाँ मुश्किल पड़ेगी उसको मेंटेन करना आप लोगों को, है ना। खैर फिर भी तो प्रस्तावना सबसे पहले देखेंगे आप। जैसा कि आपने देखा है कि धूमिल का स्टेटमेंट आपके सामने है ना। और धूमिल ने लिखा है कि एक ही संविधान के नीचे भूख से रियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। ठीक है। तो भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है, इसी से पूरा नक्सलवाद समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है। तनी हुई मुट्ठी से मतलब भूख, बेबसी, अत्याचार से सताए गए मजलूमों के हक की आवाज उठाने से था। लेकिन हथियार, आतंक और डर के दम पर जंगलों की जमीन पर आज बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए। इस पूरी चर्चा में आप ध्यान दो, तनी हुई मुट्ठी आपको ध्यान देनी है, इसका मीनिंग समझाना है आपको आगे। तनी हुई मुट्ठी के बाद आपको जंगल और जमीन शब्द का प्रयोग आपकी लाइन में हुआ है, उसको ध्यान देना है। हथियार, आतंक और डर, ये 3 शब्द। ठीक है। तो आप इस
लाइन का प्रयोग भी कर पाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए ये लिखना है या नहीं लिखना है, इसके बाद फिर आप दृश्य देख सकते हैं, वो दृश्य का प्रयोग भी किया जा सकता है ना। तो एक लड़की का नाम है नेहा कुमारी और ये ट्रू स्टोरी है, इसलिए आप यूज कर सकते हैं। नेहा कुमारी के परिवार के कई लोग या अधिकतम लोग नक्सलवाद से में इन्वॉल्व रहे हैं। उसके बावजूद उस लड़की ने एक निबंध लिखा है इस स्कूल में, उसी स्कूल में लिखा जिस स्कूल को उसके पिता ने उड़ा दिया और उसका पिता भी उसी स्कूल में पढ़ा हुआ भी। तो ये एग्जाम्पल भी कई चीजों में एक साथ दिखा रहा है कि पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, यानी स्वीकृति व्यापक स्तर पर है। स्कूल उड़ा दिया है मतलब विकास नहीं होने देंगे वो। और लड़की का एग्जाम्पल ये दिखाता है, उसके निबंध में ये दिखाता है कि वो इसे अच्छा नहीं मानती। यानी नक्सलियों के कुछ लोग हो सकता है नक्सलवाद को अच्छा मानते हों, लेकिन सभी लोग नक्सलवाद, जो खुद नक्सलवादी हैं, वो सभी लोग इसे अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये निष्कर्ष हमें इस उदाहरण से सामने रखना है। ठीक है, तीसरा लाइन भी मेरे पास है, वो हमेशा हम कविता के रूप में रखते ही हैं, उनको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस लाइन को भी आप लिख लें, वो इस पीपीटी में आपकी स्लाइड में नहीं है, तो आप नोट कर लेंगे उसे। मैं थोड़ा डिटेल में लिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं इसको। तो लिखेंगे, हुआ कुछ यूं, हुआ कुछ यूं कि हमने गांधी को कहा राष्ट्रपिता, हमने गांधी को कहा राष्ट्रपिता, तो उन्होंने मार्क्स को कहा, कार्ल मार्क्स, चर्चा होगी आगे, को कहा बाबा, बाबा। अगले लाइन में, उनके संसाधनों को हमने कहा हमारे, उनके संसाधनों को हमने कहा हमारे, उन्हें कहा पराया। ठीक, गुमराह कर गया न जाने उनको कौन, गुमराह कर गया न जाने उनको कौन, वो शोषित आदिवासी हैं। नेक्स्ट लाइन से, वो शोषित आदिवासी हैं, दलित हैं या माओ की संतान, या माओ की संतान, इसका उत्तर देगा कौन। वो शोषित आदिवासी, दलित हैं या माओ की संतान, इसका उत्तर देगा कौन। ठीक है, तीनों प्रस्तावनाओं में से सबसे अच्छी प्रस्तावना जो आपने पहले देखी है, धूमिल की कविता है या धूमिल की वो स्टेटमेंट है जो आपको याद रखने में आसान रहेगी। अजय नेहा कुमारी का भी एग्जाम्पल ठीक रहेगा इसमें, और इस कविता को अपने हिसाब से आप आगे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना को लिखने के बाद आप लिखेंगे कि नक्सलवाद क्या है, या इस अर्थ में इस प्रस्तावना में नक्सलवाद शब्द को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है,
तो लिखेंगे आप नक्सलवाद क्या है। एक बहुआयामी समस्या, एक बहुआयामी समस्या जो एक और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, जो एक और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, कॉमा, दूसरी ओर तीर धनुष और अब तीर धनुष और अब AK-47 लिए हुए आदिवासियों की कथा है, की अभिव्यक्ति है, जो जो आरंभ तो हुई थी आर्थिक शोषण की प्रतिक्रिया स्वरूप, आर्थिक शोषण की प्रतिक्रिया स्वरूप, लेकिन अब भटक कर हिंसा की चरम अभिव्यक्ति बन गई है, हिंसा की चरम अभिव्यक्ति बन गई है। तीसरी ओर माओ और मार्क्स की विचारधारा, तीसरी ओर मार्क्स और माओ की विचारधारा को न्याय सिद्ध ठहराते कुछ बुद्धिजीवी, कुछ बुद्धिजीवी और सुरक्षा बलों के लिए, चौथी ओर सुरक्षा बलों के लिए केवल एक दुश्मन। ठीक है, तो इस समस्या को हमें इतने आयामों से आगे देखना है या दिखाना है, सबको विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी आपको अभी। ठीक है, आगे लिखें। घटना के रूप में, घटना और विचारधारा के रूप में यह आपकी स्लाइड में सामने दिख रहा होगा। 1967 में नक्सलवाड़ी गांव से प्रारंभ हुई, नक्सलवाड़ी गांव से प्रारंभ हुई, जहां संथाल आदिवासियों ने जमींदारों के खिलाफ भूमि को अपना मानते हुए कब्जा कर लिया। अनाज गोदामों को लूटा,
ये यहाँ एक शुरुआत के रूप में हमें दिखाई दे रही है। नक्सलवाड़ी गांव दार्जिलिंग में पड़ता है, ठीक है। और जो संथाल आदिवासी भी हैं वहाँ, और चाय के बागानों में मजदूरी करने वाले लोग भी थे इसमें शामिल, ठीक है। चलिए, अब इसको शुरुआत किसने किया? इस विद्रोह को वैचारिक समर्थन मिला, इस विद्रोह को वैचारिक समर्थन मिला मार्क्स के चीनी संस्करण माओ से, मार्क्स के चीनी संस्करण माओ से, माओ से तुंग, और इसने एक भारतीय संस्करण पैदा किया, और उसने एक भारतीय संस्करण पैदा किया जिसे नक्सलवाद कहा गया। ये सभी संस्करण, जो लाइन अंडरलाइन में कर रहा हूं उसको आप लिखिएगा अच्छे से। ये सभी संस्करण हिंसा और ताकत के दम पर समानांतर सरकार बनाने के पक्षधर हैं। ये मानते हैं कि हिंसा इसके लिए एकमात्र विकल्प है, क्योंकि कोई भी सत्ता बंदूक या हिंसा की दम पर ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका वैचारिक समर्थन है। तो जो लोग मार्क्स को जानना चाहें थोड़ी देर के लिए वो चर्चा कर सकते हैं कि मार्क्स क्या है, तो थोड़ा मार्क्स को समझो, इससे कि इसको समझना आपको आसान हो जाएगा, है ना। मार्क्स बेसिकली वो आदमी है जो वर्ग संघर्ष की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? वर्ग संघर्ष। आपको लिखना होगा अगर आप समझना चाहते हैं तो, वर्ग संघर्ष। और कहता है दुनिया में दो वर्ग होते हैं, एक संचित और दूसरा वंचित। संचित और वंचित। संचित को वो जर्मन भाषा में एक नाम देता है, आप लिख लिए उसे, उसका नाम है बुर्जुआ। संचित में क्या नाम है उसका? बुर्जुआ। इसका अर्थ होता है हिंदी में मालिक, संचित या मालिक, बुर्जुआ। और जो वंचित हैं उनको उसने कहा प्रोलिटेरियत। प्रोलिटेरियत, ठीक है। तो मार्क्स मानता है कि जो बुर्जुआ है ये इसका शोषण करता है, और शोषण से मुक्ति कब मिलेगी? जब प्रोलिटेरियत एकजुट हो जाएंगे,
एकजुटता, इनकी एकजुटता ही बुर्जुआ को समाप्त कर सकती है। एकजुटता ही नहीं बल्कि एकजुटता के साथ रक्त क्रांति। तो वर्ग संघर्ष का मतलब ही है रक्त क्रांति। ठीक है, वर्ग संघर्ष का मतलब ही है रक्त क्रांति। तो ये क्रांति कौन करेगा? प्रोलेटारिएट, या इसको हिंदी में कहते हैं सर्वहारा भी। इसका पॉपुलर नाम क्या है? सर्वहारा। सर्वहारा क्रांति के माध्यम से और रक्त क्रांति के माध्यम से एक दिन एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर, संगठित होकर बुर्जुआ को समाप्त कर देगा। यही एक रास्ता है साम्यवाद को लाने के लिए। तो वर्ग संघर्ष किसका माध्यम है? साम्यवाद का। साम्यवाद तभी आएगा जब वर्ग संघर्ष होगा, ऐसा मार्क्स का मानना है। ठीक है, ये है मार्क्सवाद। तो मार्क्स की ये थ्योरी, ध्यान रखना, मजदूरों के संदर्भ में थी। यहाँ प्रोलेटारिएट कौन है? मार्क्स के मजदूर हैं, ये जो फैक्ट्री में काम करते हैं। मार्क्स के मजदूर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, यही वर्ग संघर्ष माओ जब लेकर आया चाइना में, तो वहां बुर्जुआ कौन था? पूंजीपति, सॉरी, जमींदार। माओ के लिए हैब्स या बुर्जुआ कौन है? जमींदार था। ठीक है, और सर्वहारा कौन था? वहां का किसान। सर्वहारा वहां का किसान था। तो वर्ग जरूर बदले, लेकिन उनकी प्रकृति नहीं बदली। तो मार्क्स ने, सॉरी, माओ ने चाइना में कृषक क्रांति कराई। कौन सी क्रांति कराई? कृषक क्रांति। कैसे कराई? ताकत के दम पर, हिंसा के दम पर। और कहा राजनीति क्या समझती है? केवल हिंसा समझती है। ठीक है, यही दोनों विचारधाराएं मार्क्स की माओ तक और माओ की भारत तक, नक्सलवाद तक आ जाती है ना। तो भारत में भी एक तरफ जमींदार थे और दूसरी तरफ किसान वर्ग था। क्लियर है बात, कहानी आता? तो ये सब लोग कौन है? जो जमींदार था वो जमीन का मालिक, लैंड लॉर्ड, है ना। एक आदमी के पास हजारों एकड़ और हजारों के पास मिलकर एक एकड़ भी नहीं। यानी एक जमींदार के पास हजारों एकड़ है और किसान के पास, हजार किसानों के पास एक एकड़ भी नहीं। ठीक है, तो ये गलत काम था, इसको ठीक करना था। इसको ठीक करने के कुछ प्रयास हुए। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, फिर लौट अभी बात करते हैं फिर से आपसे। चाहे